तो हम लोग देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर का सर्किट डायग्राम। बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम है। तो सबसे पहले आप लोग को दो चीज को समझना होगा, एक थर्मोस्टेट और एक ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। ये दोनों का काम बताए थे हम कि थर्मोस्टेट क्या करता है, उसके जो ठंडा करने का टेम्परेचर उसको कंट्रोल करता है कि वो कितना ठंडा कर रहा है। बहुत ज्यादा ठंडा अगर हम ये स्विच नहीं देते हैं थर्मोस्टेट तो क्या होगा, जैसे हम सप्लाई देंगे ये कंप्रेसर चलता रहेगा और रेफ्रिजरेटर हमारा ठंडा होता रहेगा कंटिन्यूअसली। जितना हमको जरूरत भी नहीं है उतना ज्यादा ये ठंडा कर देगा। तो उससे क्या होगा, जैसे शीशा का बोतल वगैरह हम लोग रखते थे, पहले का जो आता था रेफ्रिजरेटर उसमें शीशा का जो बोतल होता था उसमें कोल्ड ड्रिंक रखते थे तो बोतल क्या हो जाता था, फट जाता था। कोल्ड ड्रिंक अंदर का जम जाता था, लिक्विड से वो सॉलिड बन जाता था। तो सॉलिड बनने के बाद उसको ज्यादा जगह चाहिए, उस समय क्या होता था, शीशा का बोतल फट जाता था। तो इसलिए बाद में ये थर्मोस्टेट लगाया गया। ये क्या करता है कि जितना हमको चाहिए वहां पर मेंटेन करके टेम्परेचर, एक नॉब होता है रोटरी स्विच की तरह, उसे हम लोग सेट कर सकते हैं। लो, मीडियम, हाई जहां हम सेट करेंगे उतना तापमान जैसे ही मेंटेन हुआ रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा। ठीक है, अब समझते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। इसको हम लोग OLP बोलते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले। ये कंप्रेसर के पास लगा होता है, ये मोटर कंप्रेसर मोटर के पास, और ये सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या है, फेज सप्लाई मेरा सबसे पहले कहाँ जा रहा है, थर्मोस्टेट। तो ये एक स्विच है, बेसिकली ये एक स्विच है। ये क्या करेगा, सप्लाई को कभी ऑफ करेगा कभी ऑन करेगा। तो ये हमारा जो मेन सर्किट डायग्राम है इसको लोग देख सकते हैं। फेज वार किससे होकर के जा रहा है, पहले थर्मोस्टेट स्विच से, वहां से निकलने के बाद OLP से निकलने के बाद हमारे यहाँ पर रिले और कंप्रेसर में सप्लाई जा रहा है। और ये न्यूट्रल सप्लाई क्या है, डायरेक्टली मोटर को मिल रहा है। न्यूट्रल हम लोग कोई स्विच नहीं यूज कर रहे हैं। ये है हमारा लैंप जो डोर स्विच से ऑन ऑफ होगा। यहाँ डोर का पुश स्विच है, जैसे हम डोर को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे दरवाजा को, ये क्या करेगा, स्विच का सप्लाई को काट देगा। और जैसे ही डोर खोलेंगे स्विच लैंप को सप्लाई देगा, लैंप मेरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। ये क्या करता है कि ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड मतलब किसी कारणवश हमारा अगर कंप्रेसर मोटर जितना निर्धारित करंट है उससे अधिक लेने लगे, इस सर्किट से होकर के अगर एक्स्ट्रा करंट फ्लो करने लगे तो ये OLP क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होकर के कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देता है। ब्रेक कर देता वो बताए हैं कैसे करता है। मेटल होता है, मेटल का एक पत्ती होता है, जैसे ही गर्म होता है वो फैल जाता है, फैल करके क्या करता है, कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देता है। और जैसे ही वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद फिर कॉन्टैक्ट को बना देता है। ठीक है, ये OLP उस तरह से काम करता है, जहां अधिक करंट होगा ये क्या करेगा, सप्लाई को बंद कर देगा। अब यहां पर आते हैं, ये जो हमारा स्टार्टिंग रिले है और ये मोटर है। तो मोटर किस तरह का मोटर है, ये एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें दो वाइंडिंग होता है, एक मेन वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये दो वाइंडिंग होता है, दोनों वाइंडिंग के बीच में क्या होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए। तो ये जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता। तो इसको हम लोग को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। आजकल का जो अभी जो आता है रेफ्रिजरेटर, इसमें हम लोग कैपेसिटर की जगह में एक ऐसा रिले यूज करते हैं जो कैपेसिटर का काम करता है, जो स्टार्टिंग के समय में सिर्फ दोनों कॉइल में सप्लाई देता है और जैसे मोटर मेरा स्टार्ट हो जाता है वो एक सप्लाई को बंद कर देता है। कैपेसिटर वही काम करता है। तो वो काम हम लोग आजकल के रेफ्रिजरेटर में यहाँ रिले से ही करा लेते हैं। ठीक है, तो रिले का काम है सिर्फ स्टार्ट कराना। ये मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ स्टार्ट कराएगा
और इस रोटर से अटैच्ड होता है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर कैसे काम करता है, वहां एक सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, उसमें जैसे हम गैस को डालते हैं वो क्या करता है, पहले फर्स्ट साइकिल में क्या करता है, जैसे पिस्टन हमारा इधर मूव करता है वो गैस को सक करता है, सक्शन होता है, गैस अंदर चला जाता है, एक वाल्व खुलता है, गैस अंदर चला जाता है। दूसरे हाफ साइकिल में क्या होता है, पिस्टन हमारा आगे मूव करता है, आगे जब आता है पिस्टन तो उसको दबा देता है, गैस को कंप्रेस कर देता है। अब उसी समय जब पिस्टन पीछे जाने वाला होता है उसमें हम दूसरा वाल्व खोल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेस्ड गैस था वो चला जाता है। अब चला जाता है ट्यूब से होकर के वो कहाँ पहुंचता है, इवापोरेटर में। इवापोरेटर में क्या होता है यहां लोग समझ सकते हैं, ये अगर हमारा कंप्रेसर है, अब ये तो आपको सर्किट डायग्राम देखिए, अभी यहाँ पर वर्किंग रहता है। कंप्रेसर तक आपको पता चल गया कंप्रेसर कैसे काम कर रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम है। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम ये हुआ। अब यहाँ पर हम मैकेनिकल वर्क देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिकल में हमने देख लिया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे मिल रहा है, कैसे ब्रेक हो रहा है। प्रोटेक्शन के लिए हमारा दो पार्ट लगा है, थर्मोस्टेट है, OLP, और ये रिले से हमको सप्लाई मिल रहा है। अब कंप्रेसर का काम आ गया। कंप्रेसर यहाँ से कंप्रेस करके हमारा गैस को दे रहा है। फ्री ऑन गैस हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, जो नॉन फ्लेमेबल होता है, मतलब जो आग नहीं लगने वाला होता है। यहाँ से हम लोग गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। अब वो गैस ठंडा होता है, कंप्रेस करने के बाद इस पतले ट्यूब से ले जाकर हम उसे चौड़े ट्यूब में छोड़ देते हैं। ऐसे ट्यूब में छोड़ते हैं जिसका डायमीटर अधिक होता है। तो ये छोटे जगह से कंप्रेस होकर के निकला बड़े जगह में, तो क्या होगा, फैलेगा। फैलने के बाद एक एग्जांपल बताए थे हम लोग, देखे थे कि क्या था, गाड़ी में जो हम लोग हवा भरते हैं गाड़ी के पहिए में, वो एयर क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर होता है। हवा हम लोग कहां से लेते हैं, इस वातावरण से लेकर के ही उसको कंप्रेस्ड करके एक चैम्बर में भर के रख लेते हैं जमा। और जब गाड़ी के पहिए में हम उसको डाल देते हैं, डालने के बाद जैसे ही अगर हम उसको दबाएंगे उसके भाग को, तो क्या होता है, वो बहुत तेजी से बाहर निकलता है। तो बाहर भी हवा वहां भी हवा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो कंप्रेस्ड एयर है, उसका प्रेशर अधिक है। तो यहाँ भी यही चीज होता है, प्रेशर अधिक हो जाता है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करें, चौड़े जगह में छोड़ें, तो अधिक प्रेशर से जाएगा तो और अधिक फैलना चाहेगा। अब फैलने के बाद ये क्या करेगा कि गैस लिक्विड बनने लगता है यहाँ पर। अब ये गैस जब लिक्विड बनेगा तो इसको तापमान चाहिए, जो भी गर्मी चाहिए, गर्मी लेकर के ये लिक्विड बनना चाहिए। तो फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के अंदर हमने बॉक्स एक बना लिया है, और हम लोग क्या देखें कि उसको थर्माकोल, प्लास्टिक, ये ऐसा वगैरह मटेरियल से बनाते हैं ताकि वो आइसोलेट हो जाए। किससे, रूम टेम्परेचर से, कमरे के तापमान से अंदर का तापमान का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। तो हमने दरवाजा बंद कर दिया रेफ्रिजरेटर का। अब हम कंप्रेसर को ऑन कर दिए। अब ये गैस गया इवेपोरेटर में, और ये क्या होना चाह रहा है, लिक्विड बनना चाह रहा है। तो लिक्विड बनने के लिए इसको क्या चाहिए, तापमान चाहिए बाहर से। तो उस बॉक्स के अंदर में जो भी तापमान है, जो गर्मी है, उसको ये क्या करेगा, सोख लेगा, और ये सोख करके क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो वहां का तापमान मेरा खत्म हो गया। अब जितना तापमान था, गर्मी था, वो खत्म होकर के अब क्या हो गया, मेरा बॉक्स ठंडा हो गया। बॉक्स के अंदर का तापमान क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद ये लिक्विड कहाँ गया, कंडेंसर में। कंडेंसर में फिर इसको ठंडा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये लिक्विड बन रहा था तो ये बॉक्स के अंदर के तापमान को अपने अंदर ले लिया। तो
इस तापमान से ये गर्म हो गया, इस गर्मी को ठंडा करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंडेंसर लगाते हैं, एक जाली लगाते हैं। रेफ्रिजरेटर के पीछे में एक जाली होता है, बहुत लंबा सा, पूरा पीछे में उसका बॉडी में जाली लगा होता है। तो उस कंडेंसर में ट्यूब ऐसे ऐसे घुमा हुआ रहता है, इस ट्यूब में इस तरह से घूमते हुए जब ये लिक्विड नीचे आता है तो ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ जा रहा है। तो गर्मी अगर इतना छोटा जगह में गर्मी है बहुत अधिक, उसको हम इतने बड़े बॉडी में फैला दें तो क्या हो जाएगा, गर्मी खत्म हो जाएगी। तो उसी हीट को हम लोग यहाँ एरिया फैला करके कम कर देते हैं। अब ये ठंडा होकर के फिर कंप्रेसर में पहुंच जाता है, फिर वही प्रोसेस रिपीट होता है। ठीक है।